स्वागत है आप सभी का जनरल लॉ 24 में। आज हम बात करेंगे लिमिटेशन एक्ट के पार्ट 2 के बारे में। देखो, इससे पिछला वाला जो वीडियो था उसके अंदर हमने लिमिटेशन एक्ट का जो ये पार्ट 2 है उसको स्टार्ट किया था, यानी कि इस पार्ट 2 के 3 सेक्शंस को हमने अपनी पिछली वीडियो के अंदर कवर किया था। वो सेक्शंस थे सेक्शन 3, सेक्शन 4 एंड सेक्शन 5। ठीक, उसी को हम आज कंटिन्यू करेंगे, यानी कि लिमिटेशन एक्ट का जो ये पार्ट 2 है उसको कंटिन्यू करेंगे और पढ़ेंगे सेक्शन 6, सेक्शन 7 एंड सेक्शन 8 को। ये 3 सेक्शंस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं। प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पॉर्टेंट है ही, साथ में इनके ऊपर मेंस में भी ये क्वेश्चन बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। ठीक है, अब ये जो तीनों सेक्शन है ना, ये एक ही टॉपिक के बारे में बात करते हैं जिसको हम इस वीडियो में कवर करेंगे। वो टॉपिक है लीगल डिसेबिलिटी। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। देखो, हमने अपनी पिछली वीडियो के अंदर सेक्शन 3 पढ़ा था और सेक्शन 3 को जब हम पढ़ रहे थे मैंने आपको बताया था कि सेक्शन 3 को आप जनरल रूल की तरह लेकर चलेंगे और इसको आप ध्यान में रखेंगे जब आने वाले सेक्शंस को हम पढ़ेंगे लिमिटेशन एक्ट के अंदर। ठीक, अब सेक्शन 3 का जो पहला क्लॉज हमने पढ़ा था उसमें हमने ये पढ़ा था कि हर एक सिचुएशन के लिए एक लिमिटेशन पीरियड दे रखा है। उस लिमिटेशन पीरियड में कोई केस, अपील या एप्लीकेशन कोर्ट में आती है तो कोर्ट एक्सेप्ट कर लेगा, लेकिन इस टाइम पीरियड के क्रॉस होने के बाद सूट, अपील या एप्लीकेशन इनमें से कोई भी कोर्ट के अंदर दाखिल किया जाता तो कोर्ट क्या करेगा, उसको रिजेक्ट कर देगा। ठीक है, ये एक जनरल रूल था जो हमने पढ़ा था, लेकिन इसके उलट सेक्शन 6 हमें कुछ और रूल बताता है। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि सेक्शन 6 जो है वो सेक्शन 3 का जो पहला क्लॉज है उसका क्या है, एक्सेप्शन है। ठीक है, अब ये जो सेक्शन 6 है ना, हमें ये दो बातें बताता है। पहला तो ये कि लीगल डिसेबिलिटी क्या है, दूसरा अगर किसी पर्सन को लीगल डिसेबिलिटी हो जाती है कब, कॉज ऑफ एक्शन के अराइज होने से पहले, तो ऐसी सिचुएशन में लिमिटेशन पीरियड का क्या होगा। देखो, लिमिटेशन एक्ट तो हमें ये बताता है कि जिस दिन कॉज ऑफ एक्शन अराइज होगा उसके अगले दिन से लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट हो जाएगा केस फाइल करने के लिए। ठीक है, लेकिन ऐसी सिचुएशन में जहां प्लेंटिफ को शायद ये भी नहीं पता चल पा रहा अपनी मानसिक संतुलन के कारण कि उसके अगेंस्ट कोई कॉज ऑफ एक्शन एक्चुअली में अराइज भी हुआ है, तो ऐसी सिचुएशन में लिमिटेशन पीरियड के साथ क्या होगा वही बताता है सेक्शन नंबर 6। यानी कि अगर किसी पर्सन को कॉज ऑफ एक्शन से पहले लीगल डिसेबिलिटी हो जाती है तो क्या लिमिटेशन पीरियड रुक जाएगा जब तक उस पर्सन की लीगल डिसेबिलिटी खत्म नहीं हो जाती, या फिर लिमिटेशन पीरियड कंटिन्यू रहेगी। और कानून को इस बात से फ़र्क नहीं पड़ेगा कि प्लेंटिफ को लीगल डिसेबिलिटी हुई है, इस वजह से वो इस कॉज ऑफ एक्शन के अगेंस्ट केस नहीं ला पा रहा। तो ये जो डाउट है कि लिमिटेशन पीरियड रुका रहेगा या लिमिटेशन पीरियड कंटिन्यू करेगा, उस डाउट को क्लियर करता है सेक्शन 6। सो सेक्शन 6 क्या कह रहा है हमको वो देख लेते हैं। तो ये जो सेक्शन 6 है इसका जो पहला क्लॉज है वो हमसे कहता है वेयर अ पर्सन एंटाइटल्ड टू इंस्टीट्यूट अ सूट or make an application for the execution of a decree is at the time from which the prescribed period is to be reckoned a minor, insane or an idiot. So सबसे पहले इस पोर्शन को समझ लेते हैं। जब हम इस पोर्शन को देख रहे थे तो इसमें हमें कुछ चीज़ें समझ में आई। सबसे पहले तो हमें सेक्शन 6 की एप्लीकेबिलिटी समझ में आई कि सेक्शन 6 कहाँ कहाँ अप्लाई होता है। सबसे पहले सेक्शन 6 किसी केस के इंस्टीट्यूशन के ऊपर लागू होता है। ठीक है, दूसरा उस एप्लीकेशन पे लागू होता है जो डिक्री के एग्जीक्यूशन के लिए कोर्ट में लगाई गई है। ठीक है, इससे हमें यह भी समझ में आता है कि सेक्शन 6 अपील के ऊपर लागू नहीं होता। वहीं अगर ये वाली एप्लीकेशन छोड़ दें तो इसके अलावा कोई और एप्लीकेशन नहीं है जिसके ऊपर सेक्शन 6 अप्लाई होता हो। ठीक है, इसके बाद दूसरी बात कहता है कि टोटल 3 तरीके की डिसेबिलिटी हैं जो लीगल डिसेबिलिटी की कैटेगरी में डाली गई हैं। ठीक है, और वो 3 डिसेबिलिटी हैं माइनर, यानी कि 18 साल से कम का कोई बच्चा है तो वो माइनर है और वो लीगली डिसेबल है। दूसरा इंसेन, यानी पागल है, अब वो चाहे बाय बर्थ हो, चाहे कोई हादसा हुआ हो उसकी वजह से वो इंसेन हो गया हो तो वो लीगली डिसेबल माना जाएगा।
ठीक है, या फिर वो पर्सन क्या हो, इडियट हो, यानी कि मूर्ख व्यक्ति। तो इतना पोर्शन पढ़ने के बाद हमें ये पता चल जाता है कि सेक्शन 6 की एप्लीकेबिलिटी क्या है और लीगल डिसेबिलिटी कितने प्रकार की है, यानी कि कितनी डिसेबिलिटीज़ हैं जो सेक्शन 6 के अंदर कवर की गई हैं। ठीक है, लेकिन ये जो पोर्शन है सेक्शन 6 का पहला क्लॉज, ये हमसे कह क्या रहा है। अब इसको दो सिचुएशन से समझते हैं। पहली सिचुएशन में रखते हैं हम एक एक्स पर्सन को, वहीं दूसरी सिचुएशन में हम रखते हैं किसी एक वाई पर्सन को। ठीक है, सपोज करो ये एक्स पर्सन के अगेंस्ट कोई कॉज ऑफ एक्शन अराइज होता है। अब जिस वक्त ये कॉज ऑफ एक्शन अराइज होता है उस वक्त एक्स क्या था, लीगली डिसेबल्ड था। ठीक है, अब हमें लिमिटेशन एक्ट तो ये बताता है कि जिस वक्त कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ उसके अगले दिन से लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन क्या यहाँ पे भी लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि जिस वक्त कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो रहा है उस वक्त तो प्लेंटिफ क्या है, लीगली डिसेबल्ड है। इस वजह से सेक्शन 6 का पहला क्लॉज कहता है कि एक्स मे इंस्टीट्यूट द सूट और मेक द एप्लीकेशन विद इन द सेम पीरियड आफ्टर द डिसेबिलिटी हैज सीज्ड। यानी कि जब तक एक्स की ये डिसेबिलिटी चलेगी, ठीक है, तब तक लिमिटेशन पीरियड एक्स के लिए रुका रहेगा। ठीक है, और जब एक्स की ये लीगल डिसेबिलिटी ख़त्म हो जाएगी उसके बाद से एक्स का ये लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, सिंपल। तो इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है कि प्लेंटिफ के अगेंस्ट जब कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ उस वक्त अगर प्लेंटिफ लीगली डिसेबल्ड है तो लिमिटेशन पीरियड रुका रहेगा, तब तक रुका रहेगा जब तक प्लेंटिफ लीगली डिसेबल्ड है। जिस दिन उसकी लीगल डिसेबिलिटी ठीक होती है उस दिन से उसका लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट हो जाएगा सूट इंस्टीट्यूट करने के लिए। ठीक है, ये एक सिचुएशन थी। देखो दूसरी सिचुएशन में हमने सपोज किया था कि एक वाई पर्सन है। अब यहाँ पे ये हो रहा है कि ये वाई पर्सन किसी जेड पर्सन के साथ कोर्ट में केस लड़ रहे हैं, यानी कि एक केस है उसमें एक पार्टी जेड है और एक पार्टी वाई है। ठीक, जब तक केस चल रहा था तब तक वाई एकदम फिट थे, नॉर्मल थे। उसके बाद जब इस केस की डिक्री पास करने का समय आया तो उससे कुछ दिन पहले कुछ ऐसा हादसा हुआ जिसकी वजह से वाई पागल हो गए, इंसेन हो गए। अब इंसेन हो गए इसका मतलब क्या हुआ, वाई हो गए लीगली डिसेबल्ड। कब हुए, केस की डिक्री पास होने से पहले। ठीक है, और जब केस की डिक्री पास हुई तो उस वक्त वाई क्या थे, लीगली डिसेबल्ड थे, वो ठीक नहीं हुए थे। अब लिमिटेशन एक्ट कहता है कि जब कोई डिक्री पास होती है तो जिस दिन वो डिक्री पास होती है उस दिन से डिक्री होल्डर का लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट हो जाता है कोर्ट में एप्लीकेशन लगाने के लिए। कौन सी, उस डिक्री के एग्जीक्यूशन के लिए। ठीक है, लेकिन यहाँ तो वाई डिसेबल्ड है। तो अब ऐसी सिचुएशन में सेक्शन 6 का पहला क्लॉज कहता है कि जब तक वाई लीगली डिसेबल्ड होगा तब तक लिमिटेशन पीरियड रुका रहेगा, और जिस दिन उसकी लीगल डिसेबिलिटी खत्म होती है उस दिन से वाई का लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। किस चीज के लिए, कोर्ट में इस डिक्री के एग्जीक्यूशन की एप्लीकेशन लगाने के लिए। ठीक है, सो ये दो सिचुएशन से आपको समझ में आ गया होगा कि सेक्शन 6 का पहला क्लॉज क्या कह रहा है। तो यानी कि सेक्शन 6 का पहला क्लॉज पढ़ के हमें तीन चीज पता चलती है। पहला, सेक्शन 6 की एप्लीकेबिलिटी। दूसरा, लीगल डिसेबिलिटी के अंदर कितनी डिसेबिलिटीज आती हैं। और तीसरा, लिमिटेशन पीरियड के बारे में पता चलता है। ठीक है, अब सेकंड क्लॉज पे चलने से पहले एक एग्जांपल देख लेते हैं, फिर हम सेकंड क्लॉज की बात करेंगे। देखो सपोज करो एक एक्स पर्सन है, ठीक है, उसने वाई को अपनी प्रॉपर्टी दे रखी है रहने के लिए। ठीक है, और एक्स और वाई ने दोनों ने डिसाइड किया हुआ है मिलके कि हर महीने की 10 तारीख को वाई क्या करेगा, एक्स को इस प्रॉपर्टी पे रहने के लिए किराया दे दिया करेगा। अब वाई हर महीने टाइम टू टाइम पेमेंट करता आ रहा है। इस महीने की भी पेमेंट वाई ने एक्स को कर दी, लेकिन अगले महीने की 10 तारीख से पहले एक्स के साथ कुछ ऐसा हादसा हुआ जिससे वो क्या हो गया, लीगली डिसेबल्ड हो गया। फॉर एग्जाम्पल वो क्या हो गया, इंसेन हो गया, पागल हो गया। ठीक है, और जब अगले महीने की 10 तारीख आई,
इस डिसेबिलिटी का फायदा उठा के वाई ने क्या किया, एक्स को जो 10 तारीख को पैसे देने थे वो उसने नहीं दिए। अब नहीं दिए तो क्या हुआ, कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो गया। वैसे तो जिस दिन कॉज ऑफ एक्शन अराइज होता है उसी दिन से लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट हो जाता है, लेकिन सेक्शन 6 का पहला क्लॉज यही तो कह रहा है कि क्योंकि जिस वक्त कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ उस वक्त वो क्या था, पागल था, इंसेन था, इसलिए लिमिटेशन पीरियड रुक जाएगा और जिस दिन एक्स अपनी इस इंसेनिटी से ठीक होगा, यानी कि जिस दिन उसकी लीगल डिसेबिलिटी खत्म हो जाएगी उस दिन से उसका लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। और कितना टाइम मिलेगा, उतना ही टाइम मिलेगा जितना एक्स को मिलता अगर वो लीगली डिसेबल्ड न हुआ होता तो। ठीक है, ये तो केस के इंस्टीट्यूशन के बारे में हो गया। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन के बारे में। देखो वही सेम एग्जांपल रखते हैं, एक्स ने वाई को अपनी प्रॉपर्टी किराए पे दे रखी है और हर महीने की 10 तारीख को वाई एक्स को पेमेंट करेगा इस घर पे रहने के लिए, ठीक है, यानी किराया देगा। अब वाई ने इस महीने की 10 तारीख को किराया नहीं दिया तो यहां से लिमिटेशन पीरियड क्या हो गया, स्टार्ट हो गया, क्योंकि इस वक्त एक्स क्या था, एकदम फिट था, नॉर्मल था, लीगली डिसेबल्ड नहीं था। केस चला। अब ये जो एक्स और वाई के बीच में केस चल रहा था उसकी डिक्री पास होने वाली थी, लेकिन डिक्री पास होने से पहले एक्स क्या हुआ, लीगली डिसेबल हो गया। अब जिस दिन डिक्री पास हुई उस दिन तो एक्स क्या था, लीगली डिसेबल था। तो अब ऐसी सिचुएशन में लिमिटेशन पीरियड रुक जाएगा। कब तक रुका रहेगा, जब तक एक्स ठीक नहीं हो जाता, और जिस दिन एक्स ठीक हो जाएगा उस दिन से उसका लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। किस लिए, जिससे कि वो कोर्ट में एप्लीकेशन लगा सके अपने डिक्री के एग्जीक्यूशन के लिए। ठीक है, नाउ अब हम बात करते हैं सेक्शन 6 के सेकंड क्लॉज की। सेकंड क्लॉज हमसे कहता है वेयर सच पर्सन इज एट द टाइम फ्रॉम विच द प्रिस्क्राइब्ड पीरियड इज टू बी रिकॉर्ड अफेक्टेड बाय टू सच डिसेबिलिटीज। ठीक, देखो अभी जो हमने पिछला क्लॉज देखा वो हमसे कहता है कि कोई पर्सन है, उसका जिस वक्त लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट होना था अगर वो उस वक्त लीगली डिसेबल्ड है तो उसका लिमिटेशन पीरियड रुका रहेगा। और कब तक रुका रहेगा, जब तक वो अपनी इस लीगल डिसेबिलिटी से ठीक नहीं हो जाता, और जिस वक्त वो ठीक हो जाएगा उसके अगले दिन से उसका लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन सेक्शन 6 का ये जो सेकंड क्लॉज है उसका ये वाला पोर्शन हमसे कहता है कि एक पर्सन है कोई एक्स, उसका लिमिटेशन पीरियड जब से स्टार्ट होना था। अब देखो यहाँ पे लिमिटेशन पीरियड कब से स्टार्ट हो रहा है वो भी देख लो, जब इस पर्सन के अगेंस्ट कोई कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ, क्योंकि जिस वक्त कॉज ऑफ एक्शन अराइज होता है उसके अगले दिन से क्या होता है, लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट हो जाता है। और किस लिए लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट होता है, केस फाइल करने के लिए कोर्ट में, ठीक है, या फिर इस पर्सन के फेवर में जो इसका केस चल रहा था कोर्ट में डिक्री पास हो गई है, तो डिक्री पास होगी जिस दिन, उस दिन से भी क्या होगा, लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि उसके बाद उसको कोर्ट में उस डिक्री के एग्जीक्यूशन की एप्लीकेशन लगानी होगी। ठीक है, तो कह रहा है कि जब ये पर्सन का इस पॉइंट ऑफ टाइम पे लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट होगा तो उस वक्त इस पर्सन को कोई 2 लीगल डिसेबिलिटी हो रखी है। तो अब ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा उसके लिए कहता है ही मे इंस्टीट्यूट द सूट और मेक द एप्लीकेशन विद इन द सेम पीरियड आफ्टर बोथ द डिसेबिलिटी हैव सीज्ड as would otherwise have been allowed from the time so specified। सिंपल कहता है जो हमने पिछले क्लॉज में पढ़ा वही सेम चीज़ यहाँ पे भी है कि जब इस पर्सन की ये दोनों लीगल डिसेबिलिटीज खत्म हो जाएंगी उस दिन से इसका लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट हो जाएगा कोर्ट में केस फाइल करने के लिए या फिर कोर्ट में डिक्री के एग्जीक्यूशन वाली एप्लीकेशन लगाने के लिए। ठीक है, अब देखो जो सेकंड पार्ट है क्लॉज 2 का वो हमसे कहता है वेयर बिफोर हिज disability has ceased he is affected by another disability। कह रहा है कि ये जो पर्सन है इसका जिस वक्त लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट होना था, और क्यों स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि उसके अगेंस्ट कोई कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है, ठीक है, या फिर उसका कोर्ट में कोई केस चल रहा था, उस केस में उसके फेवर में कोई डिक्री पास हुई है। ठीक है, तो कह रहा है इन पॉइंट ऑफ टाइम पे इस पर्सन का लिमिटेशन पीरियड जब स्टार्ट होना था उस वक्त वो किसी एक लीगल डिसेबिलिटी से अफेक्टेड था। ठीक, यहाँ तक तो वही वाली बात चल रही है जो हमने पिछले क्लॉज में पढ़ा, लेकिन ट्विस्ट ये है
कि जब वो अपनी इस लीगल डिसेबिलिटी से ठीक होता उससे पहले ही उसको कोई और दूसरी लीगल डिसेबिलिटी हो गई। ठीक है, तो अब ऐसी सिचुएशन में होगा ये कि ये वाला जो पर्सन है उसकी जब ये दोनों लीगल डिसेबिलिटी खत्म हो जाएंगी, जब वो इन दोनों लीगल डिसेबिलिटी से फ्री हो जाएगा, तो उस दिन से इसका लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। किस लिए? कोर्ट में केस फाइल करने के लिए या फिर कोर्ट में एप्लीकेशन लगाने के लिए। कौन सी वाली? डिक्री के एग्जीक्यूशन के लिए जो एप्लीकेशन लगाई जाती है वो वाली एप्लीकेशन। ठीक है, लेकिन आप इस बात का ध्यान रखना कि जो ये वाला पर्सन है उसकी जो ये वाली लीगल डिसेबिलिटी है उसके ख़त्म होने से पहले ही उसको दूसरी लीगल डिसेबिलिटी हुई हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसकी ये वाली लीगल डिसेबिलिटी ख़त्म हो गई, उसके बाद से लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट हो गया, कुछ टाइम बाद उसको ये सेकेंड लीगल डिसेबिलिटी हो गई, तो वहाँ पे टाइम पीरियड रुकेगा नहीं। ठीक है, देखो फॉर एग्जाम्पल ये वाला जो पर्सन है उसका लिमिटेशन पीरियड जब से स्टार्ट होना था उस वक्त वो क्या था? माइनर था। ठीक है, तो ये अपने आप में एक डिसेबिलिटी है। और जब वो माइनर से मेजर बनता उससे पहले उसके साथ कोई हादसा हुआ, फॉर एग्जाम्पल 15 अगस्त को पतंग उड़ा रहा था छत पे, पैर फिसला, गिर गया या कुछ भी हुआ जिसकी वजह से उसके सर पे चोट आई और वो क्या हो गया? इंसेन हो गया। अब अगर इंसेन हो गया यानी पागल हो गया तो ये सेकंड टाइप की लीगल डिसेबिलिटी है, तो उसके मेजर होने से पहले वो इंसेन हो गया है। ठीक है, तो अब उसकी ये दोनों लीगल डिसेबिलिटी जब ठीक हो जाएंगी, यानी कि जब वो मेजर भी हो जाएगा और उसकी इंसैनिटी भी खत्म हो जाएगी, तब उस दिन से लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट होगा। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये पर्सन माइनर है, मेजर हुआ, लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट हो गया, उसके कुछ टाइम बाद वो इंसेन हुआ। अगर ऐसा है तो लिमिटेशन पीरियड रुकेगा नहीं, वो कंटिन्यू करेगा। ठीक है, और आपको पता ही है कि लिमिटेशन पीरियड अगर रुका है तो वो पर्सन की लीगल डिसेबिलिटी के कारण रुका है, और जब उसकी लीगल डिसेबिलिटी खत्म हो जाएगी तो उसको लिमिटेशन पीरियड उतना ही मिलेगा जितना उसको मिलता अगर वो लीगली डिसेबल न हुआ होता तो। ठीक है, नाउ अब हम बात करते हैं सेक्शन 6 के थर्ड क्लॉज की। कह रहा है वेयर द डिसेबिलिटी कंटिन्यूज अप टू द डेथ ऑफ दैट पर्सन। ठीक है, कह रहा है कि एक पर्सन है, उसका लिमिटेशन पीरियड जिस वक्त स्टार्ट होना था उस वक्त वो क्या था? लीगली डिसेबल था। और आपको पता है उसका लिमिटेशन पीरियड क्यों स्टार्ट हो रहा है? या तो उसके अगेंस्ट कोई कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है या फिर उसका कोई केस चल रहा था, उस केस में उसके फेवर में कोई डिक्री पास हुई है। ठीक है, देखो अभी तक तो हमने पढ़ा कि ये पर्सन है, जिस वक्त इसकी लीगल डिसेबिलिटी ठीक हो जाएगी उस टाइम से इसका लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट हो जाएगा, एज सिंपल एज दैट। ठीक, लेकिन सेक्शन 6 का ये जो थर्ड क्लॉज है वो यहाँ पे थोड़ा ट्विस्ट करता है। अब वो क्या कर रहा है वो देखो। कहता है कि ये जो पर्सन है उसकी लीगल डिसेबिलिटी खत्म होने से पहले ही उसकी क्या हो गई? डेथ हो गई। तो अब ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? कहता है कि अगर इस पर्सन के लीगल डिसेबिलिटी के ख़त्म होने से पहले इसकी डेथ हो जाती है तो ऐसी सिचुएशन में उसके जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव हैं वो केस फाइल कर सकते हैं या फिर वो उस डिक्री के एग्जीक्यूशन की एप्लीकेशन लगा सकते हैं जो इस पर्सन के फेवर में आई है, और उनको ये दोनों काम करने के लिए उतना ही समय मिलेगा जितना इस पर्सन को मिलता अगर इस पर्सन को लीगल डिसेबिलिटी न हुई होती। ठीक है, और ये जो टाइम पीरियड मिल रहा है लीगल रिप्रेजेंटेटिव को वो कब मिल रहा है? वो तब मिलेगा जब इस पर्सन की डेथ हो जाएगी, यानी जिस दिन इस पर्सन की डेथ होगी उसके अगले दिन से इसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव का टाइम पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, नाउ अब हम बात करते हैं सेक्शन 6 के फोर्थ क्लॉज की। कहता है वेयर द लीगल रिप्रेजेंटेटिव रेफर्ड टू इन सब सेक्शन 3, यानी कि जो अभी हमने पीछे सब सेक्शन 3 में लीगल रिप्रेजेंटेटिव के बारे में बात करी ना, उसी के बारे में बात कर रहा है क्लॉज नंबर 4। कहता है एट द डेट of the death of the person whom he represents affected by any such disabilities, the rule contained in subsection 1 and subsection 2 shall apply। देखो यहाँ पे shall है तो इसका मतलब मैंडेटरी नेचर का हो गया क्लॉज नंबर 4। अब ये क्या कह रहा है उसको देखते हैं। कहता है कि जो ये वाला लीगल रिप्रेजेंटेटिव है ना, जो इस पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसकी डेथ के बाद वो अगर खुद
इस पर्सन की डेथ के वक्त लीगली डिसेबल्ड है, तो ऐसी सिचुएशन में जो अभी हमने पीछे क्लॉज 1 और क्लॉज 2 को पढ़ा है वही अप्लाई होगा। इन शॉर्ट बात करें तो जो ये लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, अगर वो लीगली डिसेबल्ड है इस पर्सन की डेथ के वक्त, ठीक है, तो लिमिटेशन पीरियड रुक जाएगा। और कब तक रुका रहेगा? जब तक ये लीगल रिप्रेजेंटेटिव इस पर्सन का ठीक नहीं हो जाता, इसकी लीगल डिसेबिलिटी ठीक नहीं हो जाती। और जिस दिन इस पर्सन की लीगल डिसेबिलिटी ठीक हो जाएगी उस दिन से लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। और लिमिटेशन पीरियड कितना मिलेगा? उतना ही मिलेगा जितना इस पर्सन को मिलता अगर ये पर्सन लीगली डिसेबल्ड ना हुआ होता तो। ठीक है, तो आई होप सेक्शन 6 का जो 4th क्लॉज है ये आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं सेक्शन 6 के ही 5th क्लॉज की। देखो 5th क्लॉज कहता है कि वेयर अ पर्सन अंडर डिसेबिलिटी डाइज आफ्टर द डिसेबिलिटी सीजेस बट विद इन द पीरियड allowed to him under this section, his legal representative may institute the suit or make the application within the same period after the death। तो यानी कि जो सेक्शन 6 है उसका जो क्लॉज नंबर 5 है वो हमसे कहता है कि एक पर्सन है, उसका लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट होने वाला था। और क्यों स्टार्ट होने वाला था वो आपको पता ही है, या तो उसके अगेंस्ट कोई कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ होगा या फिर उसका कोई केस चल रहा होगा, उसमें उसके फेवर में डिक्री पास हुई होगी। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जब उसका लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट होना था उस वक्त वो क्या था? लीगली डिसेबल्ड था। अब लीगली डिसेबल्ड है तो फिर क्या होगा? लिमिटेशन पीरियड रुक जाएगा और तब तक रुका रहेगा जब तक ये पर्सन अपनी लीगल डिसेबिलिटी से ठीक नहीं हो जाता। अब सपोज करो इस पर्सन को अपनी लीगल डिसेबिलिटी से ठीक होने में लगते हैं कितने साल? 6 साल। ठीक है, अब जब 6 साल के बाद इस पर्सन की लीगल डिसेबिलिटी खत्म हुई तो उसके बाद से लिमिटेशन पीरियड क्या हुआ? स्टार्ट हो गया। अब सपोज करो इसको लिमिटेशन पीरियड मिला था 3 साल का, क्योंकि इसे रिकवरी ऑफ मनी का केस लेकर आना था कोर्ट में। ठीक है, अब इसका लिमिटेशन पीरियड तो स्टार्ट हो चुका है ये वाला केस लाने के लिए, लेकिन ये कोर्ट में केस नहीं लेकर आता है अगले 1 साल तक। ठीक है, और 1 साल बाद इसकी क्या होती है? डेथ हो जाती है। किसकी? इस वाले पर्सन की डेथ हो जाती है। तो ये वाला क्लॉज हमसे कहता है कि इस पर्सन के जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होंगे वो अब इसके बिहाफ पे इसके बिहाफ पे रिकवरी ऑफ मनी का केस कोर्ट में ला सकते हैं, लेकिन अब उनको 3 साल का टाइम पीरियड नहीं मिलेगा क्योंकि इस पर्सन ने 1 साल गवा दिया है। और इसीलिए इस पर्सन के लीगल रिप्रेजेंटेटिव को रिकवरी ऑफ मनी का केस लाने के लिए कितना टाइम मिलेगा? केवल 2 साल मिलेगा, यानी कि जितना टाइम पीरियड बचा है उतना ही टाइम पीरियड मिलेगा। ठीक है, देखो ये वाला जो क्लॉज है ना ये सिमिलर है क्लॉज नंबर 3 से, लेकिन सेम नहीं है, क्योंकि क्लॉज 3 जो है वो हमें कहता है कि जो पर्सन लीगली डिसेबल्ड है उसकी डेथ के वक्त भी वो लीगली डिसेबल्ड था, इसीलिए उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को पूरा लिमिटेशन पीरियड मिलेगा। लेकिन क्लॉज 5 में कह रहा है कि जो लीगली डिसेबल्ड था वो ठीक हो चुका था अपनी डेथ से पहले, लेकिन उसका टाइम पीरियड खत्म नहीं हुआ था। तो फिर जो डिसीज्ड पर्सन है उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को केवल बचा हुआ लिमिटेशन पीरियड मिलेगा कोर्ट में केस फाइल करने के लिए। ठीक है, ठीक है, तो आई होप सेक्शन 6 आपको पूरा समझ में आया होगा। इसके टोटल 5 क्लॉज थे, बड़ा सेक्शन था लेकिन आपको समझ में आया होगा। इसके बाद एक सेक्शन 6 का एक्सप्लेनेशन भी है, उसको देख लेते हैं तो सेक्शन 6 कंप्लीट हो जाएगा। तो ये कहता है कि फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन माइनर इंक्लूड्स अ चाइल्ड इन द वोम। कह रहा है कि जिस माइनर की हम बात कर रहे हैं उसमें वो पर्सन भी इंक्लूड होगा जिसका अभी बर्थ नहीं हुआ है, वो अभी अपने मदर के पेट में है, यानी अपने मदर के वोम में है। ठीक है, तो ये था पूरा का पूरा सेक्शन नंबर 6, 5 क्लॉज विथ 1 एक्सप्लेनेशन। ठीक है, नाउ अब हम बात करते हैं सेक्शन 7 के बारे में। सेक्शन 7 कहता है डिसेबिलिटी ऑफ वन ऑफ सेवरल पर्सन्स, यानी कि सपोज करो कुछ लोगों का ग्रुप है, उसमें से किसी एक पर्सन को लीगल डिसेबिलिटी हो गई, तो अब ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? लिमिटेशन पीरियड रुक जाएगा या फिर लिमिटेशन पीरियड कंटिन्यू करेगा? इसी बात का जवाब देता है सेक्शन 7। अब क्या कह रहा है उसको देख लेते हैं। देखो सबसे पहले तो आप ये जान लो कि सेक्शन 7 की एप्लीकेबिलिटी कहाँ है।
यानी कि सेक्शन 7 किसके ऊपर अप्लाई होता है? जैसा कि सेक्शन 6 में हमने बात करी थी, सेम उसी तरीके से सेक्शन 7 भी किसी केस के इंस्टीट्यूशन पर लागू होता है या फिर डिक्री के एग्जीक्यूशन के लिए जो एप्लीकेशन लगाई जाती है उसके ऊपर अप्लाई होगा। ठीक, ये तो थी एप्लीकेबिलिटी कि इनके ऊपर सेक्शन 7 अप्लाई होता है। अब कह क्या रहा है उसको देख लेते हैं। सो सेक्शन 7 हमसे क्या कह रहा है उसको समझते हैं एक एग्जाम्पल से। सपोज कीजिए कुछ लोगों का एक ग्रुप है, ठीक है, उसमें 4 लोग हैं, ए, बी, सी और डी। अब इन चारों ने मिलकर एक एक्स पर्सन के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट किया और ये डिसाइड हुआ कि कॉन्ट्रैक्ट का वो हिस्सा जो एक्स को परफॉर्म करना है उसकी डेट होगी 10th ऑफ मार्च, ठीक है। लेकिन 10th ऑफ मार्च के पहले ही इनमें से एक पर्सन, सपोज करो बी, क्या हो गया, लीगली डिसेबल्ड हो गया, ठीक है। और जिस दिन एक्स को अपना पार्ट परफॉर्म करना था उस दिन बी क्या था, लीगली डिसेबल था, ठीक। अब अगर एक्स 10th मार्च को अपना पार्ट परफॉर्म नहीं करता तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? क्या लिमिटेशन पीरियड रुका रहेगा या वो कंटिन्यू करेगा? तो इसके बारे में सेक्शन 7 कहता है, अंडर एनी सच डिसेबिलिटी इफ अ डिस्चार्ज कैन बी गिवन विदाउट द कंकरेंस ऑफ सच पर्सन, टाइम विल रन अगेंस्ट देम ऑल। यानी कि अगर एक्स 10th ऑफ मार्च को अपना पार्ट परफॉर्म कर देता तो ए, सी और डी इस केपेबल थे कि बी की कंकरेंस के बिना एक्स को उसकी लायबिलिटी से डिस्चार्ज कर सकते थे। तो फिर ऐसी सिचुएशन में होगा ये कि अगर एक्स ने अपना पार्ट परफॉर्म नहीं किया 10th ऑफ मार्च के दिन, तो फिर ऐसी सिचुएशन में लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट हो जाएगा इन चारों के अगेंस्ट, ठीक है। यानी कि लिमिटेशन पीरियड रुकेगा नहीं। ऐसा नहीं होगा कि एक पर्सन लीगली डिसेबल्ड है तो फिर लिमिटेशन पीरियड रुक जाए, नहीं। बाकी लोग कैपेबल हैं कि सामने वाले पर्सन को डिस्चार्ज कर सकते हैं और वो नहीं करेगा अपना पार्ट परफॉर्म तो उसके अगेंस्ट केस कर सकते हैं। तो फिर ऐसी सिचुएशन में लिमिटेशन पीरियड नहीं रुकेगा, ठीक है। उसके बाद कहता है, लेकिन वेयर नो सच डिस्चार्ज कैन बी गिवन, टाइम विल नॉट रन एज अगेंस्ट एनी ऑफ देम। कह रहा है कि अगर बी की सहमति के बिना ए, सी और डी इस कैपेबल नहीं है कि अगर एक्स अपने पार्ट को परफॉर्म कर दे तो उसको उसकी लायबिलिटी से डिस्चार्ज कर दें, तो फिर ऐसी सिचुएशन में अगर 10th मार्च को एक्स अपना पार्ट परफॉर्म नहीं करता तो लिमिटेशन पीरियड नहीं रन करेगा, लिमिटेशन पीरियड रुक जाएगा। कब तक रुका रहेगा? until one of them becomes capable of giving such discharge without the concurrence of the other। यानी कि तब तक रुका रहेगा जब तक ए, सी और डी बी के सहमति के बिना इस कैपेबल नहीं हो जाते कि वो एक्स के परफॉर्मेंस पे उसको लीगली डिस्चार्ज कर सके, ठीक है। और until disability has ceased। और दूसरा कह रहा है कि बी की लीगल डिसेबिलिटी खत्म हो जाती है तो फिर ऐसी सिचुएशन में जिस दिन उसकी लीगल डिसेबिलिटी खत्म हुई उस दिन से लिमिटेशन पीरियड क्या होगा, दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा। तो इन शॉर्ट कह रहा है कि जहां कई लोगों का ग्रुप हो और वो लोग जॉइंटली एंटाइटल्ड हो, किस लिए? केस फाइल करने के लिए या फिर कोर्ट में एप्लीकेशन लगाने के लिए। कौन सी वाली? वही डिक्री के एग्जीक्यूशन वाली। और उनमें से एक पर्सन क्या हो जाए, लीगली डिसेबल्ड हो जाए लिमिटेशन पीरियड के स्टार्ट होने से पहले। तो फिर अगर उसकी सहमति के बिना बाकी लोग अपोजिट पार्टी को डिस्चार्ज करने में सक्षम हैं, कैपेबल हैं, तो फिर लिमिटेशन पीरियड कंटिन्यू रहेगा, रुकेगा नहीं अगर अपोजिट पार्टी अपना पार्ट परफॉर्म नहीं करती तो। लेकिन अगर जो पर्सन लीगली डिसेबल्ड है उसके सहमति के बिना बाकी के लोग इस केपेबल नहीं है कि अगर ऑपोजिट पार्टी अपना पार्ट परफॉर्म कर देती है तो उसको उसकी लायबिलिटी से डिस्चार्ज कर सके, तो ऐसी सिचुएशन में अगर अपोजिट पार्टी अपना पार्ट परफॉर्म नहीं करती गिवन डेट पे तो फिर लिमिटेशन पीरियड उन सारे लोगों के अगेंस्ट नहीं चलेगा। और कब तक नहीं चलेगा? जब तक जो लीगली डिसेबल्ड पर्सन है वो ठीक ना हो जाए, उसकी लीगल डिसेबिलिटी खत्म ना हो जाए, या फिर बाकी के जो लोग हैं वो इस केपेबल ना हो जाए कि लीगली डिसेबल्ड पर्सन की सहमति के बिना सामने वाले पर्सन के परफॉर्मेंस पे उसको डिस्चार्ज कर सके उसकी लायबिलिटीज, ठीक है। देखो टोटल 2 एक्सप्लेनेशन बताएं सेक्शन 7 में।
जहां पहला एक्सप्लेनेशन कहता है दिस सेक्शन अप्लाइज टू अ डिस्चार्ज फ्रॉम एवरी काइंड ऑफ लाइबिलिटी इंक्लूडिंग लाइबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी। यानी कि जो एक्सप्लेनेशन 1 है वो बात करता है इस डिस्चार्ज के बारे में। ठीक है, देखो सिंपल डिस्चार्ज का मतलब होता है कि अपोजिट पार्टी को कॉन्ट्रैक्ट से फ्री कर देना, और कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, दोनों पार्टी को लायबिलिटीज दी जाती हैं। तो एक पार्टी जब अपोजिट पार्टी को उसकी लायबिलिटी से फ्री कर देती है उसी को कहते हैं डिस्चार्ज। तो यहाँ पे कह रहा है कि डिस्चार्ज का मतलब होगा कि अपोजिट पार्टी को किसी भी तरीके की लायबिलिटी से फ्री कर देना। ठीक है, देखो सेक्शन 7 का जो सेकंड एक्सप्लेनेशन है उसको देख लेते हैं एक बारी। कह रहा है फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन अ मैनेजर ऑफ अ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली गवर्न्ड बाय मिथक्षरा लॉ shall be deemed to be capable of giving a discharge without the concurrence of the other members of the family only if he is in management of the joint family property। अब देखो क्या कह रहा है, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। देखो सपोज करो एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, ठीक है, उसने कोई एक प्रॉपर्टी खरीदी, जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी, सबने मिलकर खरीदी है, ठीक है, और इसकी देखभाल के लिए एक मैनेजर रखा है, यानी कि इस प्रॉपर्टी के मैनेजमेंट के लिए एक मैनेजर अपॉइंट किया गया है। तो एक्सप्लेनेशन 2 कहता है कि ये वाला जो मैनेजर है इस प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग ऑपोजिट पार्टी को, जिसके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ होगा इस प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग, उसको डिस्चार्ज कर सकता है इवन विदाउट द कंकरेंस ऑफ मेंबर्स ऑफ दिस हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। यानी कि इसको डिस्चार्ज कर सकता है इस हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के मेंबर्स की सहमति के बिना। ठीक है, लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि ये वाली जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है ये गवर्न की जा रही है मिथक्षरा लॉ से। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन नंबर 7। तो हमने सेक्शन 6 पढ़ लिया और उसके बाद हमने सेक्शन 7 पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं सेक्शन 8 की। देखो सेक्शन 8 टोटल 2 पार्ट में डिवाइडेड है, जहां इसका पहला पॉइंट हमसे कहता है कि प्रीएम्पशन के केसेस में सेक्शन 6 और सेक्शन 7 अप्लाई नहीं होंगे। अब सवाल यह है कि प्रीएम्पशन क्या है। देखो कोई एक्स पर्सन है, उसको अपनी प्रॉपर्टी बेचनी है, तो पहले उसके नेबर्स का राइट होता है उसकी प्रॉपर्टी पे। अगर एक्स अपनी प्रॉपर्टी बेचना चाहता है तो पहले उसके नेबर्स को बेचे। अगर उसके नेबर खरीद लेते हैं उसकी प्रॉपर्टी को तो वेल एंड गुड, अगर नहीं खरीदते तो किसी और को बेच दे वो। और अगर एक्स अपने नेबर्स को ऑफर दिए बिना किसी और पर्सन को अपनी प्रॉपर्टी बेचता है तो उसके नेबर्स के पास ये राइट है कि एक्स के अगेंस्ट वो प्रीएम्पशन का केस कर दें और बोले कि सर पहला राइट हमारा है उसकी प्रॉपर्टी पे खरीदने का, पहले हम खरीदेंगे, अगर हम नहीं खरीदते तो फिर वो किसी और को बेच दे अपनी प्रॉपर्टी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पहले हमें बेचे। ठीक है, तो आपकी प्रॉपर्टी पे नेबर के राइट को ही प्रीएम्पशन कहते हैं। अरे मतलब कि आप अपनी प्रॉपर्टी बेच रहे हो तो पहले उससे पूछो, पहले उसका राइट है, उसके बाद किसी और का राइट है। ठीक है, वही होता है प्रीएम्पशन। अब देखो सेक्शन 8 का जो सेकंड पॉइंट है वो हमसे क्या कह रहा है उसको एग्जांपल से समझते हैं। सपोज करो कोई एक एक्स पर्सन है, ठीक है, उसके अगेंस्ट कोई कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ और हमें पता है कि जिस दिन कॉज ऑफ एक्शन अराइज होगा उसके अगले दिन से लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन एक्स के अगेंस्ट जिस वक्त ये कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ उस वक्त वो लीगली डिसेबल था, तो लिमिटेशन पीरियड रुक गया। ठीक है, अब सेक्शन 8 हमसे ये कह रहा है कि एक्स को जो ये लिमिटेशन पीरियड मिल रहा है वो अगर 3 साल से ज्यादा का है तो फिर ऐसी सिचुएशन में एक्स की लीगल डिसेबिलिटी जब खत्म होगी तो उसको उतना लिमिटेशन पीरियड नहीं मिलेगा जितना उसको मिल रहा था, उसको केवल 3 साल मिलेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सपोज करो एक्स की कोई प्रॉपर्टी थी, उस प्रॉपर्टी के ऊपर किसी वाई ने अपना कब्जा जमा लिया, तो अब ऐसी सिचुएशन में एक्स को लिमिटेशन पीरियड मिलता कितने साल का, 12 साल का। लेकिन जिस वक्त वाई ने एडवर्स पोजेशन लिया एक्स की प्रॉपर्टी के ऊपर उस वक्त एक्स क्या था, लीगली डिसेबल था। तो अब ऐसी सिचुएशन में होगा ये कि जब एक्स अपनी लीगल डिसेबिलिटी से ठीक होगा तो वाई के अगेंस्ट एक्स को केवल 3 साल का टाइम पीरियड मिलेगा केस फाइल करने के लिए। ठीक है, देखो ये तो हो गई एक सिचुएशन। अब हम बात करते हैं दूसरी सिचुएशन की। एग्जाम्पल सेम रखते हैं कि वाई एक पर्सन है जिसने एक्स की प्रॉपर्टी पे अपना एडवर्स पोजेशन जमा लिया। अब ऐसी सिचुएशन में एक्स को अपनी प्रॉपर्टी पे पोजेशन वापस लेने के लिए कितना टाइम मिलेगा, 12 साल, जो कि 3 साल से ज्यादा है। ठीक है, लेकिन जिस दिन वाई ने अपना एडवर्स पोजेशन जमाया एक्स की प्रॉपर्टी पे
उस वक्त एक्स क्या था, लीगली डिसेबल्ड था। और सपोज करो जिस दिन कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ, यानी कि जिस दिन वाई ने एक्स की प्रॉपर्टी पे एडवर्स पोजेशन जमाया, उस डेट से 4 साल लगे एक्स को अपनी लीगल डिसेबिलिटी से ठीक होने में। ठीक है, तो अब ऐसी सिचुएशन में जहां पे लीगली डिसेबल्ड पर्सन की डिसेबिलिटी लिमिटेशन पीरियड के अंदर खत्म हो जाती है और जो टाइम पीरियड बचता है वो 3 साल से ज्यादा का है, तो जितना टाइम पीरियड बच रहा है उतना टाइम पीरियड एक्स को मिल जाएगा। यहाँ पे देखो 8 साल का टाइम पीरियड बच रहा था ना, तो फिर अब यहाँ पे एक्स को 3 साल नहीं मिलेंगे, 8 साल मिलेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको दूसरी सिचुएशन भी क्लियर हो गई होगी। अब हम बात करते हैं तीसरी सिचुएशन की। सेम एग्जाम्पल है, लेकिन इस बारी एक्स को अपनी लीगल डिसेबिलिटी से ठीक होने में लगते हैं 10 साल फ्रॉम द डेट ऑन विच कॉज ऑफ एक्शन अराइज्ड, यानी कि जिस दिन वाई ने एक्स की प्रॉपर्टी पे अपना एडवर्स पोजेशन जमाया था उस दिन से एक्स को ठीक होने में 10 साल लगे। अब देखो तीसरा सिचुएशन ये कहता है कि अगर लीगली डिसेबल्ड पर्सन लिमिटेशन पीरियड के अंदर ठीक हो जाता है अपनी लीगल डिसेबिलिटी से और बचा हुआ टाइम पीरियड 3 साल से कम है, तो फिर उसको 3 साल का ही टाइम पीरियड मिलेगा। ठीक है, तो इन शॉर्ट सेक्शन 8 का जो सेकंड पार्ट है वो हमसे कहता है कि अगर लीगली डिसेबल्ड पर्सन को नॉर्मली टाइम पीरियड 3 साल से ज्यादा का मिलता और जितना भी टाइम पीरियड मिलता उससे ज्यादा टाइम लगता लीगली डिसेबल्ड पर्सन को अपनी इस डिसेबिलिटी से ठीक होने में, तो उसको 3 साल का लिमिटेशन पीरियड मिलता। लेकिन अगर वो लिमिटेशन पीरियड के अंदर ही ठीक हो जाता और जितना टाइम पीरियड बचता वो 3 साल से ज्यादा का होता, तो जितना टाइम पीरियड बचा है उतना टाइम पीरियड मिलता है इस लीगली डिसेबल्ड पर्सन को। और अगर वो ठीक तो लिमिटेशन पीरियड के अंदर हो जाता, लेकिन जितना टाइम पीरियड बचा है लिमिटेशन पीरियड में वो 3 साल से कम का बचता, तो फिर उसको 3 साल मिलते फ्रेश। ठीक है, देखो यहाँ पे जो सेक्शन 8 है वो इस लीगली डिसेबल्ड पर्सन के डेथ के बाद जो इसको रिप्रेजेंट करेंगे, इसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव, उनके ऊपर भी लागू होता है और सेम उसी तरीके से लागू होगा जो मैंने आपको अभी बताया। ठीक है, तो ये 3 सेक्शन थे जो लीगल डिसेबिलिटी के बारे में बताते हैं, सेक्शन 6, सेक्शन 7 एंड सेक्शन 8। आई होप आपको ये तीनों सेक्शन अच्छे से समझ में आए होंगे।